Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And today I am going to continue the chapter, the French Revolution. Till now we had discussed that how the people of France revolted against the king and how the king limited his power by giving the power to the National Assembly and how the France became a constitutional monarch country. ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको अभी भी इसके बारे में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर जिसने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले इन वीडियोस को देखिए, तभी आगे पढ़िए, समझ में तभी आएगा आपको। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, शायद मैंने उसकी हिंट प्रीवियस वीडियो में आपको दे चुका था कि कैसे फ्रांस अब तक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना था, लेकिन आज वो मोनार्क हट जाएगा और देश रिपब्लिक बन जाएगा। चलिए इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 1791 में देश का संविधान बना था, यहां का फ्रांस का। तो उसके बाद किंग की पावर तो लिमिट हो गई थी, लेकिन 1792 में एक चाल चली। एक तरफ तो उसने हमसे समझौता कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, लेकिन वही किंग ने एक सीक्रेट नेगोशिएशन कर लिया किंग ऑफ प्रूशिया के साथ। एक गुप्त समझौता कर लिया प्रूशिया के राजा के साथ। अब जरा खुद सोचना, फ्रांस जो एक देश, वहां पर जो पीपल्स हैं, वहां पर जो किंग था उसे हटा दिया गया। तो जब वहां का किंग हट गया तो आसपास की कंट्री में भी तो किंग थे, उन्हें भी डर सता रहा होगा कि अगर फ्रांस में ये एक्टिविटी चल रही है, कल हमारे यहां पर भी हो गई तो हमारे यहाँ के लोग भी हमें हटा देंगे। सो दे वर प्लानिंग टू अटैक ऑन फ्रांस। तो प्लान कर रहे थे फ्रांस के ऊपर अटैक करने का कि चलो मिलकर अटैक करते हैं, ऑस्ट्रिया प्रूशिया वगैरह ये सब। लेकिन उससे पहले नेशनल असेंबली में वोटिंग करी, वोटिंग में डिसाइड किया कि हम अटैक करेंगे, और उनके अटैक करने से पहले इन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। और ये लड़ाई दो देशों की नहीं थी, ये लड़ाई थी राजाओं के खिलाफ, राजा को हटाकर लोगों को उनके अधिकार देने के लिए थी। इसीलिए फ्रांस देश के कई सारे वॉलेंटियर साथ आए, स्वयंसेवी, और इस लड़ाई में शामिल हुए। ऐसी एक ग्रुप था जो मार्सलीज से आया था, जो गाना गाते हुए आया था मार्सलीज से। और ये ग्रुप इतना फेमस हो गया कि जब ये फ्रांस का नेशनल एंथम बनाना, जब नेशनल एंथम अपॉइंट किया गया तो वो मार्सलीज का ही था। मार्सलीज के जो लोग गाते हुए आए थे ना, वही देश का नेशनल एंथम बनाया गया था। और वो गाना सुनना है तो आप जाइए गूगल पे, आप सर्च कीजिए, आपको गाना मिल जाएगा वो आज भी। उसके बाद ये थी बात दूसरे देशों के खिलाफ। लेकिन जरा सोचिए, ये जो नेशनल असेंबली गवर्नमेंट बनी थी, क्या वाकई में ये पुअर पीपल्स के लिए थी? इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं थी, क्योंकि सिर्फ वोट देने का अधिकार उनके पास था ही नहीं। इसीलिए जो पुअर पीपल्स थे, जिन्होंने रिवॉल्ट में भी पार्टिसिपेट किया था, उन्हें लगता था कि रिवॉल्यूशन बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें अभी अधिकार नहीं मिलेगा ये रिवॉल्यूशन चलता रहेगा। और चला ये रिवॉल्यूशन। इस तरीके से देश में कई सारे क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। और प्लीज क्लब्स को यहां पे गलत मत समझिएगा, क्लब्स का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। क्लब्स वो जगह होती है जहां पे मीटिंग्स होती थी। तो क्लब्स बना दिए गए, यहां पर क्लब्स बनना शुरू हो गए। और सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब, जो सेंट जैकब चर्च पेरिस के नाम पर पड़ा था। हालांकि मैन के क्लब्स भी थे और वुमेन के भी थे, लेकिन वुमेन के हम डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले मेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्लब्स बने थे, उसमें सबसे फेमस था जैकोबिन। याद रखना, ये आगे भी नाम आएगा इसका, जैकोबिन क्लब का। और जैकोबिन क्लब का जो हेड था ना, उसका नाम था मैक्समिलियन रॉबर्सबेरी।
और इस क्लब के जो भी मेंबर थे वो ज्यादातर पुअर थे। कोई वॉच मेकर था, कोई पेस्ट्री मेकर था, वर्कर्स था, पीजेंट्स थे, ये इसके मेंबर्स थे। और भी कई सारे मेंबर्स थे इसके। और ये लोगों ने अपने ग्रुप बनाया था, जिसे कहा गया था जैकोबिन क्लब। ये लोग अपने आप को दूसरे अमीर लोगों से अलग दिखाते थे। अब अलग दिखाने का तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका है। जब आप रोड पे चल रहे हो और आपको पहचान लें कि आप स्कूल में पढ़ने आ रहे हो बेटा, तो कैसे पहचाना उन्होंने आपको? बताइए। आपकी यूनिफॉर्म देखकर, आपके चेहरे पे कहीं नहीं लिख रहा है। तो इसी तरीके से इन्होंने भी अपनी एक अलग यूनिफॉर्म बनाई। ये स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे, स्ट्रिप ट्राउजर्स, लाइन वाली ट्राउजर्स, रेड लाइन वाली, रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप ट्राउजर। ऐसी ड्रेस जैसे डॉक वर्कर्स पहनते थे, जो शिप्स वगैरह की रिपेयरिंग पे काम करते हैं। और ये अपने आप को क्या कहते थे? सैन क्लोटीज। अब ये सैन क्लोटीज अपने आप को क्यों कहते थे? क्योंकि यहां पर दूसरी तरफ थे नी ब्रीचेस, और नी ब्रीचेस वो लोग हुआ करते थे जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। इसीलिए इनकी लड़ाई उनसे ही थी। इसीलिए इन्होंने अपना नाम रखा सेंट क्लोटीज। और सेंट क्लोटीज का मतलब होता है अ पर्सन विदाउट नी ब्रीचेस। वो पर्सन जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते, होना बिल्कुल अपोजिट। और एक तरीके से ये यूनिफॉर्म पहनकर ये वो घोषणा करना चाहते थे कि रॉयल फैमिली वालों, अब तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो चुका है। दे वॉन्ट टू प्रोक्लेम्ड इट। घोषणा करना चाहते थे इस बात की। और इसी वजह से एक रेड कैप भी पहनते थे। रेड कैप, रेड कैप का मतलब होता था लिबर्टी, कि अब हम आजाद हैं, अब हम आपके गुलाम नहीं हैं। फिर इसके बाद थोड़ा समय बदला, जैकोबिन क्लब मजबूत होता चला गया। अब उसने पार्शियंस के खिलाफ विद्रोह सोचा कि अटैक करेंगे, क्योंकि देश में खाने की सप्लाई बहुत कम है। और ऐसा ही हुआ। इन्होंने 1792 अगस्त में, अगस्त ही होगा इसमें, आई थिंक सो, अगस्त 10 को इन्होंने राजा के महल, पैलेस ऑफ ट्यूलिरीज जो था, उसके ऊपर अटैक कर दिया। और जब इन्होंने पैलेस ऑफ ट्यूलिस पे अटैक किया तो राजा के गार्ड्स को मार दिया। राजा को विद फैमिली हॉस्टेज, बंदी बना लिया गया जैकोबिन क्लब ने। और उसके बाद वोटिंग करी गई कि राजा की फैमिली के साथ करना क्या है। और पता है इस बार जो वोटिंग हुई थी ना, उसमें वोटिंग राइट्स चेंज। हर मैन, इस बार वुमेन नहीं है प्लीज, हर मैन जो 21 ईयर से बड़ा है, चाहे वो टैक्स देता हो या ना देता हो, उसके पास राइट टू वोट का अधिकार आ चुका था। पहले ऐसा नहीं था। और जिसे नहीं पता कि पहले क्या वोटिंग राइट्स थे, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं उसे। अब इस तरीके से एक नई गवर्नमेंट बनी, और नई गवर्नमेंट का नाम था कन्वेंशन गवर्नमेंट। कन्वेंशन। इस गवर्नमेंट ने बनते ही सबसे पहले राजा के ऊपर केस चलाया, और राजा को उसी के महल में, याद है ये अटैक कब हुआ था? 10 अगस्त को। और राजा को 10 अगस्त 1792, राजा को 21 जनवरी 1793 को उसी के महल में फांसी की सजा दे दी गई, मतलब उसे मौत की सजा दे दी गई। और उसकी जो वाइफ थी ना, मैरी एंटोनिटी, उसे भी मौत की सजा दे दी गई। और रीजन क्या था? देशद्रोह। देशद्रोह। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेजन, देशद्रोह का मुकदमा। तो इस तरीके से 1791 में आया कॉन्स्टिट्यूशन। 1792 अप्रैल में सबसे पहले फ्रांस ने दूसरे देश पे अटैक किया। 1792 में ही जैकोबिन क्लब बना। अगस्त 10 1792 में पैलेस ऑफ ट्यूलिस पे अटैक हुआ। और फिर नेक्स्ट ईयर 21 जनवरी को 1793 को देश का राजा बंद, खत्म। तो देश क्या बन गया? अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क हटके एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका था। रिपब्लिक। अब जब रिपब्लिक बना तो एक नया रूलर आया। लेकिन आप जब इस टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो बड़ा खतरनाक टॉपिक है। द रीजन ऑफ टेरर। डर का साम्राज्य है इसमें, डर का। अब क्या हुआ? 1793 से लेकर 1794 तक 1 साल डर का साम्राज्य चला। मतलब ये समझ में नहीं आया कि आखिर जो पुअर पीपुल की गवर्नमेंट है, वो डर कैसे पैदा कर सकती है। चलिए इसी को देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको बताया था जैकोबिन क्लब का हेड कौन था?
मैक्सिमिलियन रॉबर्सपेरी, वही देश का हेड बना, लेकिन बड़ा सरफिरा इंसान था। उसने क्या किया, उसने अपने मतलब वो एक तरीके से खिलाफ था। जो पहले क्लर्की थे, जो पहले नोबल थे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, और यहां तक कि उसके पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर जो उसका साथ नहीं देते थे, ये इन सब के अगेंस्ट था। ये क्या करवाता था, इन्हें अरेस्ट करवाता था और फिर इनके ऊपर केस चलवाता था। अपनी एक रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बना रखी थी इसने उसमें, और अगर इन्हें गिल्टी पाया जाता था ना, तो उन्हें ग्लोटाइंड करवा दिया जाता था। अब आप कहेंगे ये ग्लोटाइंड वर्ड क्या है? ग्लोटाइंड का यहां पर एक मशीन से रिलेशन है, मशीन है जिसे डॉक्टर ग्लोटाइन ने बनाया गया था। अब जरा इस मशीन की खासियत देखना, कुछ खास नहीं थी, बस नॉर्मल सी थी। ग्लोटाइन में क्या कर दिया जाता था, जो इंसान कसूरवार साबित कर दिया था उसे ग्लूटाइन मशीन में रख दिया जाता था। अब ये मशीन कैसी थी, दो पोल्स थे, यहां पर उसके ऐसे रख के ऊपर से एक ब्लेड आगे गिरता था, गया, खत्म, दैट्स द एंड। तो इस तरीके से उसने अपने अपोनेंट्स को मरवाना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद उसने कुछ और चेंजेस किए थे। अब देखो उसने क्या क्या चेंज किए। वेजेस को और प्राइसेस को मैक्सिमम सीलिंग मतलब टॉप पर पहुंचा दिया, वेजेस भी बढ़वा दिया और प्राइस भी बढ़वा दी। इसने कहा अब कोई भेदभाव नहीं होगा, मीट को और ब्रेड को राशन करवा दिया, राशन लिमिटेड मिलेंगी सबको। और इसने जो है व्हाइट फ्लोर को, जिसे हम मैदा कहते हैं, उसे बंद करवा दिया। कह दिया कि अब हर कोई होल व्हीट की चीजें खाएगा, प्योर व्हीट की, जो नॉर्मल व्हीट होता है, ब्रेड उसी की बनेगी। अब इसने और भी कई सारे चीजेस करवा दिए थे, जैसे कि कह दिया कि अब देश में कोई भी सर और मैडम नहीं होगा, सब सिटियोन या सिटियोन ही होंगे। सिटियोन मेल को कहते थे और फीमेल को सिटियोन ही कहते थे। यहाँ पर कोई नहीं होगा यहाँ पर अब ऐसा। इसने चर्च को बंद करवा कर बैरक्स खुलवा दिए थे, बैरक्स मतलब एक तरीके से आर्मी या पुलिस के एरियाज बनवा दिए थे उन्हें। इसका अर्थ बहुत बढ़ गया, मतलब एक लिमिट होती है किसी चीज की, इसकी वो लिमिट क्रॉस हो गई। और जिस वजह से इसकी जो लिमिट क्रॉस हुई ना, उसी वजह से इसके पार्टी के मेंबर इसके खिलाफ हो गए, इसे भी पकड़कर इसके ऊपर भी केस चलाया गया और एंड में इसे भी ग्लोटाइंड कर दिया गया था। और इस तरीके से 1794 में से जब मारा गया, मतलब ग्लोटाइंड कर दिया गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि रीजन ऑफ टेरर खत्म हो गया। लेकिन देश की गवर्नमेंट खत्म हो गई। जब गवर्नमेंट हट गई तो उसका मतलब अब नई गवर्नमेंट आएगी, और जो नई गवर्नमेंट आएगी अब वो कैसी होगी जरा देखना। यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस। अब डायरेक्टरी रूल फ्रांस क्या है? नेशनल असेंबली बनी, किसकी थी? रिच पीपुल्स की, केवल वही वोट दे सकता था जो टैक्स देता था। उसके बाद रॉबर्सपेरी गवर्नमेंट आई, इसमें 21 ईयर से अब हर कोई वोट दे सकता था अगर वो मेल है तो। लेकिन फिर डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस आया, अब इसमें वोटिंग राइट्स फिर चेंज। वोटिंग राइट्स में क्या कर दिया गया कि हर वही इंसान केवल वोट दे सकता है जो प्रॉपर्टी है जिसके पास, नॉन प्रॉपर्टी पीपल वर नॉट अलाउड टू वोट। अल्टीमेटली बात वही हो गई, प्रॉपर्टी उसी के पास होती थी जो रिच होता था। लेकिन यहां पर एक चेंज किया गया, पावर जो है अब एक पर्सन के हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि यहां पर उन्होंने कुछ और किया। इन्होंने दो लेजिस्लेचर बनाए और 5 एग्जीक्यूटिव बनाए। अगर हम अपनी भाषा में देखें तो 2 पार्लियामेंट समझ लो और 5 प्राइम मिनिस्टर समझ लो आप। लेकिन क्या देखा जाता था, लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव आपस में लड़ते रहते थे। और जो गवर्नमेंट आपस में लड़ती रहती है ना, वो स्टेबल नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है, और वो गवर्नमेंट कमजोर होती है। और उसी कमजोरी का फायदा उठाने वाला था एक बहुत बड़ा डिक्टेटर, जो फ्रेंच हिस्ट्री में काफी फेमस है, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्टी। लेकिन नेपोलियन बोनापार्टी के बारे में अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको। लेकिन बात यह आती है कि डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस में भी काफी कमी थी। 1794 में आई थी डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, और 1804 तक इसका रूल चला था, और उसके बाद आया था नेपोलियन बोनापार्टी। लेकिन एक चीज आपने कॉमन देखी होगी, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो जैकोबिन गवर्नमेंट की रूल हो, या फिर आपकी डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस हो, तीनों में ही केवल और केवल वोटिंग राइट्स के साथ खिलवाड़ किया गया था। और भी जो राइट्स थी जनता की, उनसे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सबके लिए सेम था, इसमें चेंज
नहीं किया गया था। तो मेरे हिसाब से आपको आज का वीडियो काफ़ी क्लियर हुआ होगा। मैं आज इतना ही रुकता हूँ और बस एक पार्ट का और वीडियो रह गया है। और तब तक के लिए आप पुराने वीडियोस देखिए, समझिए, जो समझ में नहीं आया आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, या फिर जब भी लाइव आता हूँ पूछ लीजिए। एक आध दो बार से शायद थोड़ा दाव पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर तैयार रहिएगा, अपने डाउट्स को नोट डाउन करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, पुराने वीडियोस देखते रहिए और नए लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए गुड बाय।